हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहाँ कई सभ्यताएं उत्पन्न हुई, इसी मिट्टी में पनपी, आबाद हुई और इसी मिट्टी में दफन हो गई। आज हम इन्हीं सभ्यताओं के जनक यानी हिंदुस्तान की सबसे पहली सभ्यता के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। इसे कई लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक जगह पर मिले थे। उस वक्त इसकी खोज अंग्रेजी सरकार के पुरातत्व विभाग के लोग कर रहे थे। उन्हें इस सभ्यता के पहले अवशेष साल 1921 में हाथ लगे थे। उससे पहले दुनिया में किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि आज से 5000 साल पहले भी कोई सभ्यता हुआ करती थी। इतिहासकारों के अनुसार आज से करीब 5000 साल पहले यानी 2500 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया में 4 सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई। इनमें से ही एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उत्पन्न हुई थी। अन्य 3 सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज के इराक में उत्पन्न हुई थी, चीन की सभ्यता जो हुआंग हो नदी के आसपास उत्पन्न हुई थी, और मिस्र की सभ्यता जो आज की नील नदी के तटों पर उत्पन्न हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष मिले उनमें ब्रॉन्ज यानी कांसे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर यानी तांबे को टिन के साथ मिलाया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले भी लोगों के पास इन चीज़ों का ज्ञान था। बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, तो उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिल गई, जिन्हें लोगों ने भगवान का चमत्कार मानकर भवन निर्माण में इस्तेमाल कर लिया। उन लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिन ईंटों को वो अपने भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी उजड़ी हुई सभ्यता के अवशेष है। इसके बाद इसकी पूरी खोज 1921 में ही शुरू हो पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका, जिनमें से 925 केंद्र आज के हिंदुस्तान में मौजूद है और बाकी पाकिस्तान में। कुछ नए शोधों में सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव और नाग के पूजा के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा गया कि यह सभ्यता शायद निषाद जाति यानी भीलों की जाति से संबंधित रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कई गुना ज्यादा बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब और सिंध थे, लेकिन इसके क्षेत्र बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। इसका फैलाव उत्तर में चिनाब नदी तक था और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पश्चिम में बलूचिस्तान तक और पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक। इस तरह यह क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदुस्तान में आर्यवर्त स्थापित होने से भी पहले की है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि आर्यवर्त हिंदुस्तान में कालांतर से ही स्थापित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ के नगर निर्माण योजना बहुत ही विकसित थे। यहाँ हर शहर में शासक वर्ग एक दुर्ग में रहा करते थे और हर दुर्ग के बाहर निचले स्थानों पर सारा शहर बसा हुआ था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बहुत बड़े हुआ करते थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को यह महसूस होता था कि उनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो की अब तक की सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं। यह जलाशय दुर्ग के टीले पर मौजूद है। यह स्नानागार 40 फीट लंबा, 28 फीट चौड़ा और 8 फीट तक गहरा है। इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और साथ ही बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए हैं। स्नानागार की फर्श पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, जो पानी को बहने से रोकती है। पास ही के एक कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिससे पानी निकालकर स्नानागार को भरा जाता था। इनकी तकनीक इतनी विकसित थी कि पानी के इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए अलग से नालियां भी बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह स्नानागार विशेष धार्मिक कार्य संबंधित स्नान के लिए बनाया गया होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। हड़प्पा की संस्कृति में नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय मिस्र के भवनों में धूप में सुखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। इसी के समकालीन मेसोपोटामिया में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, मगर सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बड़े पैमाने पर नहीं। मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम बेहद अद्भुत थी। लगभग हर शहर के
हर मकान में स्नानागार होता था, हर घर में अपने कुएं होते थे, घरों से पानी बहकर सड़कों तक आता था जहाँ से ये नालियों में बह जाता था। हाइजीन का खासा ध्यान रखा जाता था और इसलिए नालियों को पत्थर की सीढ़ियों से ढका जाता था। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर थी, यानी ये एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। कपास की खेती सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी, जिसे बाद में यूनानी लोगों ने भी अपना लिया। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन किया करते थे। आज के मुकाबले सिंध पूर्व में ज्यादा उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के इतिहासकार ने सिंध की जमीन को भारत की सबसे उपजाऊ जमीन बताया था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राय, मटर और ज्वार के उत्पादन सबसे ज्यादा किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग आपस में पत्थर, धातु शल्क जैसी चीजों का व्यापार किया करते थे। वे चक्के से भी परिचित थे और संभवतः मध्यकाल के रथ जैसे वाहनों का प्रयोग करते थे। इनका व्यापार आज के अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया में मिले कुछ सील से यह भी पता चलता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामियन लोगों के साथ भी हुआ करता था। हड़प्पा में मिले बड़े बड़े इमारत, स्नानागार और अन्य आधुनिक वस्तुओं से इतना तो साफ है कि यह जगह किसी न किसी राजा द्वारा शासित थी, मगर उसकी जानकारी आज तक कभी पता नहीं लग सकी। यहाँ की नगर व्यवस्था को देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई ना कोई नगर निगम जैसी स्थानीय शासन वाली व्यवस्था भी रही होगी। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। इसके प्रमाण बहुत सारी मूर्तियों से मिलते हैं जिसमें धरती माता को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ के लोग भगवान शिव के भी उपासक रहे होंगे, जिसके प्रमाण इनके सील या स्टाम्प पर मिले हैं। इन स्टाम्प का इस्तेमाल व्यापार में ज्यादातर किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरने के बाद शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की आबादी उस समय करीब 50,000 की रही होगी, लेकिन फिर भी वहाँ केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली है, जो इस बात की ओर इशारा करती है। ये सबूत उनके वैदिक धर्म से जुड़े होने की भी पुष्टि करते हैं। कई जगहों पर हवन कुंड भी मिले हैं जो इस दावे को और मजबूती देते हैं। सिंधु घाटी के लोग शिल्प कला में भी परिपक्व थे। उनके अनेकों शिल्प कलाओं में से सबसे ज्यादा मशहूर है एक दाढ़ी वाला भिक्षुक जिसने एक शॉल ओढ़ रखी है और उसकी आंख आधी बंद है। अन्य एक मूर्ति में एक लड़की को देखा जा सकता है। इसे लोगों ने द डांसिंग गर्ल का नाम दिया। ऐसा बताया जाता है कि यह सभ्यता ईसा पूर्व 2600 से लेकर ईसा पूर्व 1900 तक रही होगी। इस सभ्यता के विनाश के कारणों पर इतिहासकार एक मत नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 100वें और 101वें सर्ग में बताया गया है कि सिंधु नदी और उसके तट पर बसे गंधर्वों से श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के लिए भीषण युद्ध किया था, जो 7 दिन और 7 रातों तक चला था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण दिए जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, भूकंप, बाढ़ जैसे हालात या किसी महामारी का फैलना। ऐसा लगता है जैसे इसके पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं रहा होगा, अपितु अनेकों कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ। कारण जो भी रहा हो, पर वो इसके साथ ही इसकी मिट्टी में दफन हो गया। निसंदेह यह सभ्यता अपने जमाने की सबसे आधुनिक सभ्यता रही होगी और इसकी आधुनिकता आज भी इतिहास में रुचि रखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी ड्रेनेज सिस्टम जो इन्होंने 5000 साल पहले इस्तेमाल किया, वो हम आज भी अपने शहरों में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ही हमें कॉटन और कपास की खेती सिखाई थी। दोस्तों, सभ्यताएं कभी मरती नहीं है, वे अपनी विरासत आने वाली पीढ़ियों को दे कर जाती है। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी हमारे देश के पुराने लोगों के बारे में जानने को मिले। इतिहास के बारे में ऐसी ही रोचक चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।